हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी 9th क्लास की तमिलनाडु बुक से ज्योग्राफी की डिस्कशन को। और इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। प्रीवियस लेक्चर तक मैंने आपको ये बता दिया था, जो प्लेट टेक्टोनिक्स है या जो टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी है, स्पेशली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में भी मैंने आपको बताया था। एल्फ्रेड वेगनर का जिक्र मैंने आपसे करा था। एल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंट्स की एक जिक्सॉ पजल फिट जो है उस एक ली थी, मतलब कुल मिलाकर पजल जो है वो देखी थी। जोड़ जोड़ के उसने बेसिकली ये कंक्लूड करा था कि पहले सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही कॉमन लैंड मास का पार्ट थे, गोंडवाना लैंड। बाद में जाके ड्रिफ्ट हो गए वो सारे के सारे कॉन्टिनेंट, और इसी के बेसिस पर वो थ्योरी देता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और हमने एक चीज़ देखी थी कि जो यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, और जो कोलिजन होता है बेसिकली जो बाउंड्री है इंडिया और नेपाल की, इसकी वजह से जो ओरोजेनिक बेल्ट है वहाँ पर, तो इसकी वजह से तिब्बतन प्लेट्यू बने हैं और हिमालय जो हैं वो बने हैं। हिमालयस हमने ये भी देखा था, दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, आज भी बन रहे हैं, उनकी हाइट आज भी बढ़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ माउंटेन्स की लिस्ट है। अगर आपने याद होगा मयूर, 6th क्लास की जो ज्योग्राफी है वहाँ पर श्रेया एक मैप है आगे चलकर, उसमें मैंने, अच्छा अभी आप वहाँ तक पहुँचे नहीं होंगे, चैप्टर 5 है वो, वहाँ पर ये सारे के सारे माउंटेन्स, इनके साथ एसोसिएटेड कॉन्टिनेंट्स, वो चीज़ मैंने कवर करवा रखी है। एक बार के लिए आप लोग सब ये चीज़ों को अपने उसमें लिख लेना कि वेयर आर उरल माउंटेन्स, एंडीज, विंध्यास रेंज, एल्प, ठीक है। चलो अगर हम लोग देखें इसको, उरल माउंटेन्स कहाँ पर हैं? यस, तो कुल मिलाकर यूरोप और एशिया को डिवाइड करते हैं, ठीक है। एंडीज साउथ अमेरिका, विंध्यास इंडिया, यस, एल्प्स यूरोप, यस, सतपुरा रेंज ब्रॉडली बोल दो, कोई टेंशन नहीं है, इंडिया ही है। रॉकी माउंटेन्स, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और सीरा नेवाडा, ये भी अमेरिका यूएसए, ठीक है। धीरे धीरे करते करते लोकेशन वगैरह सब याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बात करते हैं अर्थक्वेक की, आम भाषा में जिसको बोलते हैं भूकंप। अर्थक्वेक्स जो हैं, दे आर जनरली कॉज बाय सडन वाइब्रेशंस इन द अर्थ क्रस्ट, जो कि सारी डायरेक्शंस के अंदर दे स्प्रेड आउट। ये एक प्रकार की तरंगे होती हैं, वेव्स होती हैं, ठीक है, जो कि ऑरिजिनेट करती हैं फ्रॉम द सोर्स ऑफ, डिस्टर्बेंस, ठीक है। और ये जो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है, ये बेसिकली अर्थ के मतलब अर्थ की सरफेस के नीचे होता है। और भी टर्म्स जानते हैं इसके साथ एसोसिएटेड, आपको और क्लियर होगा। पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो होता है अर्थक्वेक का, उसको हम लोग कहते हैं फोकस पॉइंट, या हम लोग इसको कहते हैं हाइपोसेंटर, जहाँ से सीरीज ऑफ वेव्स जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। यानी कि मतलब मान लो ये एक पॉइंट है, कहीं ना कहीं से, तो किसी ना किसी पॉइंट से तो अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ होगा ना, पक्का। उसके बाद जैसी अर्थक्वेक यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ये एक वाइब्रेशन फैलाता है चारों दिशाओं के अंदर। इलास्टिक वाइब्रेशन इसको इसलिए बोला जाता है, कोई भी चीज़ इलास्टिक कब होती है? जब वो खिंच सके और फैल सके, है ना। तो ये वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा फैलती हैं। हो सकता है कि एक कॉन्टिनेंट में आई हो और दूसरे कॉन्टिनेंट तक ट्रैवल करें, एक कंट्री में आई हो दूसरे कंट्री तक ट्रैवल करें। अक्सर आता ना न्यूज़ के अंदर जैद कि इसका अर्थक्वेक का जो फोकल पॉइंट था वो आज रशिया था, आज क्या कहते हैं अफगानिस्तान था, और उसकी वाइब्रेशंस हमें यहाँ दिल्ली तक फील होती हैं, नॉर्थ इंडिया तक फील होती हैं, ठीक है। तो एपी सेंटर जो है दूसरा टर्म, ये कैसा पॉइंट होता है? ऑन द अर्थ सरफेस, जो कि बिल्कुल फोकस के ऊपर होता है। अब देखो, ये है एक फोकस पॉइंट जो कि अर्थ की सरफेस के नीचे होगा। धरती के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वहाँ पर, यहाँ पर ओरिजिन हुआ अर्थक्वेक का। अब हम लोग
नीचे तो होते नहीं है, ज़मीन में कोई खड्डा खोद कर तो बैठे नहीं है, वहाँ पर तो हमारा कोई घर बना नहीं है, हम तो ये जो सरफेस है इसके ऊपर रहते हैं। तो जो फोकस है ना, ये सरफेस है, सरफेस के जस्ट नीचे है फोकस, और अगर आप सरफेस के ऊपर हो इस जगह पर, सेम बिल्कुल फोकस के ऊपर ये जो पॉइंट होगा जहाँ पर आपको अर्थक्वेक फील होगा, फील कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन फोकस के जस्ट ऊपर वाला जो पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं एपी सेंटर, जो कि अर्थ की सरफेस पे लाई करता है, डेट लाइज डायरेक्टली अबव द फोकस। अर्थक्वेक का जो इम्पैक्ट है इट इज़ फेल्ट द मोस्ट एट द एपी सेंटर, एपी सेंटर पर ये ज़्यादा फील होता है, और यहीं पर ये चीज़ हो सकती है, ध्यान से समझना, अंदर से ये जो फोकस वाला जो पॉइंट था, यहाँ से जो वाइब्रेशंस निकली, ये वाइब्रेशंस फैलते फैलते सरफेस तक आएंगी, और हो सकता है ये सरफेस के अंदर वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि एक प्रकार का क्रैक डेवलप कर दें, ये सरफेस के ऊपर कोई कोई जो स्ट्रक्चर्स जो बन रखे हों लाइक बिल्डिंग्स वगैरह, उनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दें, उन बिल्डिंगों को पूरी तरीके से गिरा दें। यही होता है अर्थक्वेक का इम्पैक्ट, राइट। यहाँ पर देख लेते हैं, देखो ये है फोकस या मैग्नीट्यूड, वाइब्रेशंस यहाँ से फैल रही हैं, बिल्कुल अगर आप फोकस के ऊपर देखोगे ये वाला पॉइंट, तो ये है एपी सेंटर, एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है ये अर्थ का सरफेस है। अब यहाँ से जो वाइब्रेशंस हैं, ये तो हो गया एपी सेंटर का पॉइंट। सबसे ज़्यादा जो खतरा हो सकता है अर्थक्वेक का, जो रिपरकशंस आ सकते हैं, जो डिस्ट्रक्शन आ सकती है, वो एपी सेंटर पर आ सकती है। लेकिन जैसा हमने देखा, ये जो फोकस पॉइंट है इसकी जो वाइब्रेशंस है ये और भी तो डायरेक्शंस में फैल रही हैं, यहाँ पर, इधर, इधर, इधर। तो ये जो है इधर से ओरिजिनेशन वाला जो इसका पॉइंट था, ओरिजिन वाला जो इसका पॉइंट था, यहाँ से लेकर जो वाइब्रेशंस जो हैं वो और भी जगह पर जो है वो फैलती हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा विनाशकारी ये जो वेव्स हैं वो एपी सेंटर पे फील होती हैं, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखना। अब ये जो वेव्स हैं इनको हम लोग कहते हैं सीस्मिक वेव्स, और सीस्मिक वेव्स कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं? वेरी गुड, फोकस पॉइंट से। सीस्मिक वेव्स सबसे ज़्यादा हमें कहाँ फील होंगी? एपी सेंटर, ठीक है। जो अर्थक्वेक्स हैं दे जनरेट सीस्मिक वेव्स, जो नेचर होता है, जो इनका फोर्स होता है और जो स्पीड होती है सीस्मिक वेव्स की, वो ये डिपेंड करता है कि जो वेव्स हैं ये वो कौन से मीडियम से पास हो रही हैं, वो कौन से मीडियम से पास हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये भी तो हो सकता है ना, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, आप इस सिनेरियो को ज़रा इमेजिन करना 1 मिनट के लिए। ये देखो, ये है समुद्र का कोई पानी की कोई जगह, समुद्र की कोई जगह, एक इसे हम लोग रिवर मान लेते हैं, जो मर्जी आपको इमेजिन करना है इसको, सी, ओशन, रिवर, कुछ भी मान लो, रिवर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। अब ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना कि फोकस एक स्पेसिफिक जगह पर ही आता है, वो तो धरती के नीचे कहीं पर भी डेवलप हो सकता है ना वो फोकस पॉइंट, है ना, अर्थक्वेक के ओरिजिन का। ऐसा कोई रूल है क्या कि ये सिर्फ इधर ही मिलेगा उधर ही मिलेगा? कहीं पर भी आ सकता है। अब ये है फोकस पॉइंट, रूल ये भी तो कहता है, मतलब रूल ये भी तो कहता है कि ऐसा कोई रूल ही नहीं है, पहली बात है कि फोकस पॉइंट के जो ऊपर जो धरती हो वहाँ पर सिर्फ लैंड ही लैंड हो, पानी भी तो हो सकता है ना। ये भी तो हो सकता है कि वो हमारे लैंड का बिल्कुल कोई किनारा हो, कोई पानी का सोर्स हो, जहाँ से कॉन्टिनेंट ख़त्म हो गए उसकी बाउंड्री हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अब अगर ये फोकस है और इसके टॉप पे अगर हम चले जाएं जहाँ पर वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा फील होगी, तो ये वाला पॉइंट क्या है? एपी सेंटर। अब क्योंकि यहाँ पर धरती नहीं है
तो यहाँ पर मयूर किसी प्रकार के जो क्रैक्स हैं या किसी प्रकार की जो डिस्ट्रक्शन है वो तो फील नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है क्या यहाँ पर स्ट्रक्चर कोई नहीं है तो कोई डिस्ट्रक्शन वैसे तो नहीं होगी स्ट्रक्चर वाइज, लेकिन क्या ये समुद्री लहरें उठ सकती हैं बहुत तेज तेज ऐसे? टाइड्स नहीं, उसको सुनामी कहते हैं। टाइड्स तो उसकी वजह से होता है मयूर, वो जो मून अर्थ और सन का वो जो ग्रेविटेशनल पुल जो होता है उसकी वजह से वो पानी उठाता है। बात वही है मयूर, पानी उठता है, बस नाम नाम की बात है, ठीक है, और हाइट की बात है। पानी का भी कोई बताकर थोड़ी ना आता है। जब कोस्टल एरियाज में पानी आता है तो चाहे टाइड आ रहा हो चाहे सुनामी आ रहा होता है, फटती तो सबकी है ना शरीर कोस्टल एरिया पे रहने वाली। वो क्या ये कहेंगे डेफिनेशन बनाने बैठेंगे वहाँ पे तो वो डिपेंड करता है कि कौन से मीडियम में से वो पास हो रहा है। लेकिन फिर भी मुझे एक बात बताओ, जैसे यहाँ पर अगर एक एपिसेंटर है, अब ज़रूरी ये भी तो नहीं होता ना कि सारे के सारे अर्थक्वेक बहुत बड़े एक रेंज के रिक्टर स्केल पे आए हो। ये भी तो हो सकता है कि हल्का फुल्का एक अर्थक्वेक आया हो, थोड़ा सा पानी उछला और वो शांत हो गया हो। तो यहाँ पर जो भी अर्थक्वेक की सीस्मिक वेव्स का नेचर होता है, फोर्स होता है और जो स्पीड होता है, अब समझ में आ गया, वो डिपेंड करेगा ना कि ये वेव्स कौन से मीडियम से पास हो रही है। यहाँ पर ये पास हो रही थी सॉलिड मीडियम से इस केस के अंदर, तो यहाँ पर हो सकता है कि किसी ना किसी प्रकार का, आप देखो इस वर्ड को, फॉल्ट या फिर क्रैक डेवलप हो जाए, है ना। लेकिन इधर जो है कुछ भी ऐसा फील ना हो, और अगर आप कोस्टल एरिया में हो ही नहीं तो आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा, ये भी तो बात है ना। और बहुत कम रिक्टर स्केल का अगर वो है तो समुद्र के अंदर पानी उछल भी गया, आप रात को सो रहे थे, बहुत तेज एक पानी उछल गया, वो सुनामी नहीं बना, वो टाइड की तरह इतनी हाइट पे नहीं उठा, हल्का फुल्का जो पानी था, वो वेव्स जो थी वो डगमगा रही थी, समुद्र के अंदर ही हलचल हुई और वहीं पर बात खत्म हो गई, है ना। और यही अगर धरती पर आए तो पता चला आप सोकर उठे और आपको यही नहीं पता लग रहा है कि यार कि मैं धरती के इतने नीचे कैसे दबा हुआ हूँ। क्योंकि लैंड पे आने वाला अर्थक्वेक, कभी कभार आप वीडियोस देखो जापान में, जैसे एक बहुत हाई रिस्क की जोन है जापान अर्थक्वेक के लिए, या चाइना के अंदर, या आपने वीडियोस देखी होंगी कहीं ना कहीं यूट्यूब वगैरह पे, कभी कभार पूरी की पूरी जो सड़क होती है ना शरीर, वो भी धंस जाती है नीचे काफ़ी हद तक। अर्थक्वेक बहुत विनाशकारी हो सकते हैं कहीं कहीं, है ना। तो अकॉर्डिंगली देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ वेव्स। सीस्मिक वेव्स 3 तरह की होती हैं। एक होती है प्राइमरी वेव्स, या जिनको हम लोग पी वेव्स कहते हैं। दे आर द फास्टेस्ट ऑफ ऑल द अर्थक्वेक वेव्स, एंड सबसे पहले यही पहुंचती है एपीसेंटर तक। यानी कि अगर मैं बोलूं ये है फोकस पॉइंट, यहाँ पर गई वेव 1, वेव 2 और वेव 3, मैंने 3 बनाई हैं, ठीक है। तो प्राइमरी वेव्स आप किसको कहोगे? यहाँ पर क्या रूल दे रखा है? दे आर द फर्स्ट टू रीच द एपीसेंटर। एपीसेंटर टॉप पर है, ये सरफेस है, तो आप किसको बोलोगे, 1, 2 या 3 को? क्या कह रहे हो जैद? 3 वाली को, है ना, क्योंकि देखो ना सबसे पहले यही तो पहुंचेगी श्रेया, यही, ठीक है, 3rd वाली को। ये जो वेव्स हैं दे पास थ्रू, प्राइमरी वेव्स की खासियत जान लो, ठीक है, क्वेश्चन इसी के ऊपर निकलेगा अगर फिल्म ओरिएंटेड निकलेगा तो। ये सॉलिड में से भी पास हो जाती हैं, लिक्विड में से भी पास हो जाती हैं, एंड गैसेस में से भी पास हो जाती हैं, ईदर थ्रू पुश और पुल। और इनकी जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है 5.3 किलोमीटर पर सेकेंड मिनिमम, मैक्सिमम 10.6 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 से 10.5 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड पर ये वेव्स जो हैं ये वेरी करती हैं ओरिजिन होने के बाद, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी वेव्स या फिर एस वेव्स। रूल ये कहता है इनका, दीज वेव्स पास ओनली थ्रू सॉलिड। प्राइमरी वेव्स का क्या था रूल? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ऑल 3। अब इनका एक दूसरा नाम भी होता है, जैसा कि मैंने आपको 7th क्लास की ज्योग्राफी में दिखाया था, जैद मयूर आपने सुनी थी वो डिस्कशन, उसके अंदर भी दे रखा था पी वेव्स, एस वेव्स, और डिटेल में पढ़ाया था मैंने वहाँ पर। ट्रांसफर वेव्स।
ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है, ये इनका दूसरा नाम है, ठीक है, सिर्फ बस नाम है, कोई कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। दीज ट्रांसवर्स वेव्स दे शेक द ग्राउंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच दे प्रोपोगेट, यानी कि ऊपर से धरती को हिलाने की अच्छी खासी दम रखते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। व्हाट इज परपेंडिकुलर? ऐसा कह सकता हूँ दोनों साइड ही, है ना। तो बेसिकली ये ओरिजिनेट यहाँ से हुआ, इस जगह से हुआ, लेकिन ये इस जगह पर भी वाइब्रेशन ला सकता है, इस जगह पर भी ला सकता है, और बहुत सारी जगह पर ला सकता है ये, है ना। और इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है डैट इज 1 किलोमीटर पर सेकेंड टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये सिर्फ सॉलिड में से ही पास होते हैं ये वाली वेव्स। उसके बाद सरफेस वेव्स या फिर एल वेव्स, ये पी वेव्स की तरह ही होती हैं, बट दे ट्रैवल प्राइमरीली अलोंग द ग्राउंड सरफेस, ठीक है, ये आपको सरफेस पे ही देखने को मिलेगी ये। दीज वेव्स ट्रैवल कंपैरेटिवली स्लोअर एज कंपेयर टू प्राइमरी वेव्स, इनकी जो स्पीड होती है थोड़ी सी स्लो होती है, ठीक है, लेकिन दे आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स। तो आपने क्या जाना कि इन तीनों में से अगर मैं आपसे कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस पूछूं, कौन सी ऐसी वेव्स है जो कि तीनों मीडियम में से पास हो सकती है? पी वेव्स। कौन सी सबसे स्लोअर है? सरफेस। लेकिन सबसे डिस्ट्रक्टिव कौन सी? सरफेस वेव्स, ठीक है। सबसे शरीफ इंसान जो दिखता है शरीर, वो सबसे हरामखोर होता है ना, ये वाली बात है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं अपना। क्या? हाँ, सत्य घटनाओं पे आधारित। ये जो नज़रें झुका झुका के बात करते हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत आरामजादे होते हैं। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी जो होती है इन वेव्स की वो होती है 1 किलोमीटर पर सेकेंड टू 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये पर सेकेंड है तो यार ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है, यू कैन इमेजिन। उसके बाद एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये जो वेव्स दे रखी हैं टाइप्स ऑफ, इसकी एक्सप्लेनेशन ठीक है लेकिन इतनी भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। 7th क्लास की जो ज्योग्राफी है, जहाँ पर मैंने ये वाले चैप्टर में जो अर्थक्वेक को एक बारी फिर से और वॉल्केनो को करवाया था, वहाँ पर श्रेया बहुत प्यारा दे रखा है, बहुत डिटेल में दे रखा है वहाँ पर, ठीक है। और अभी इसके बाद उससे भी ज़्यादा डिटेल में आपको देखने को मिलेगा जब हम तमिलनाडु की 11th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे वहाँ पर, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट जानते हैं। CF रिक्टर स्केल होती है ना मेजर करने के लिए कि अर्थक्वेक कितनी इंटेंसिटी पर आया, है ना शायद मयूर। तो CF रिक्टर इन्होंने एक स्केल डिवाइस करी थी ये मेजर करने के लिए कि अर्थक्वेक कितने मैग्नीट्यूड का आया, कितना विनाशकारी हो सकता है। उसको कुछ हमें नंबर देने होते हैं, स्केल है तो ऑब्वियसली बात है नंबर तो देंगी। तो ये बेसिकली एक मेजरमेंट का तरीका है, ये एक डिवाइस था, मतलब डिवाइस नहीं कहेंगे, ये एक तरीका था, कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ही डिवाइस दिस टेक्निक। ये जो स्केल है इट रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज एट द एपिसेंटर, कि कितनी जो वेव वाइब्रेशंस हैं उनमें कितनी एनर्जी थी एट द एपिसेंटर, और ये एक एस्टिमेशन प्रोवाइड करता है कि अर्थक्वेक कितना सीवियर है। इट इज़ एन ओपन एंडेड स्केल। क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक तो कितनी भी इंटेंसिटी का मिल सकता है। अभी तक दुनिया में सबसे ज़्यादा जहाँ मिल रखा है तो वो स्केल वहाँ तक अभी सीमित है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी तो आ सकता है ना। तो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड जो आज तक अभी रिकॉर्ड करा गया है वो है 9.5 ऑन द रिक्टर स्केल, ठीक है। बायो एक नाम दिया गया था अर्थक्वेक को, चिली के अंदर ये आया था 1960 के अंदर, ठीक है, वहाँ पर। उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट जो कि अर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड करता है उसको हम लोग कहते हैं सीज्मोग्राफ या सीज्मोमीटर। जो साइंस अर्थक्वेक के साथ डील करती है उसको हम लोग कहते हैं सीज्मोलॉजी। तो ये छोटी सी डिस्कशन हम लोगों ने दोस्तों अर्थक्वेक के बारे में करी। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।